Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 21st of March 2019। तो 21 मार्च 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। आज आई थिंक होली खेलने वाली होली आज है, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। मे यू ऑल सक्सीड इन योर लाइफ। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो सब आपको मिले। योर लाइफ गेट्स फिल्ड विद ऑल द कलर्स दैट आर अवेलेबल, और आप सबकी ज़िंदगी बिल्कुल एकदम रंगों से भरी हो, रंगहीन ना रहे, है ना। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। लेकिन आज थोड़ा होली कम खेलिए ताकि आपकी हेल्थ पे भी कोई असर ना पड़े। प्लस आप मतलब इतनी खेलिए कि एक शगुन टाइप का खेल लीजिए, बट बहुत ज़्यादा उसमें इंटर करने की ज़रूरत नहीं है कि इंटर द ड्रैगन वाली चीज़ हो जाए कि चलो स्टार्ट करते हैं तो कपड़े फाड़ने लगे, नाली में कूद गए, ये सारी, क्योंकि आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। एग्जाम का टाइम है, थोड़ा रिस्क कम मिल लीजिएगा, है ना। So let's start with the questions part first। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द रेंज इन INF ट्रीटी। कितनी रेंज तक की मिसाइल्स को बैन किया गया था INF ट्रीटी, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के अंतर्गत। ऑप्शंस आर 500 to 5000 किलोमीटर, 500 to 5500 किलोमीटर, 500 to 4500 किलोमीटर, या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर इज सेला पास लोकेटेड। सेला पास इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच आर्टिकल सेज हाई कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कौन से आर्टिकल के अंदर कहा गया? ऑप्शंस आर 129, आर्टिकल 215, आर्टिकल 124, या नन ऑफ द अबव। So these are the three questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Now Nirav Modi's free run ends. He has been held without bail in London. तो नीरव मोदी को पकड़ लिया गया है लंदन में, और ऑस्ट्रिच की वो जैकेट पहन के घूम रहे थे, एंड अभी लंदन में उनको पकड़ लिया गया है। इट्स अ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया था उनके अगेंस्ट, एंड जज सेज दैट देयर आर सब्सटेंशियल ग्राउंड टू बिलीव दैट ही विल फेल टू सरेंडर, देयरफॉर ही हैज बीन गिवन दिस नॉन बेलेबल वारंट। अब ये आप सबको पता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत पीछे पड़ी हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट की फाइल की है। तो ईडी क्या है, फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, कुछ लोगों को नहीं याद रह रहा है, तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि ईडी जो है इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैंडेट क्या है, 2 स्पेशल लॉज के ऊपर है। 2 स्पेशल लॉज आर बीइंग ओवरलुक्ड, और मतलब जिनकी मॉनिटरिंग करता है वो ईडी करता है 2 लॉज की। पहला लॉ है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट ऑफ 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इन दोनों को कौन देखता है? इन दोनों को ईडी देखता है। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्टरेट गोज बैक टू 1956 व्हेन इन्फोर्समेंट यूनिट वाज फॉर्म्ड। पहले इन्फोर्समेंट यूनिट बनाई गई थी 1956 में, याद रखिएगा, इन्फोर्समेंट यूनिट बनाई गई थी 1956 में, और तब वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आती थी, है ना। उसके बाद 1957 में उस इन्फोर्समेंट यूनिट को रीनेम कर दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना दिया गया, और अब वो एट प्रेजेंटली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आती है। तो ये भी काफी बड़ा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि जब इन्फोर्समेंट यूनिट बना था तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में बना था 1956 के अंतर्गत, और 1957 में उसको रीनेम किया गया, उसको ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया गया, और उसको किसके अंदर डाला गया? उसको डाला गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर डाला गया। करंट जो चेयरमैन है वो है संजय कुमार मिश्रा। सो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग ईडी। अब कल असीमानंद और 3 अदर्स को एक्विट कर दिया गया इन द समझौता केस। समझौता केस बेसिकली क्या है? समझौता एक्सप्रेस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2007 में। ओके, इट वाज द ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट विच वाज देयर इन 2007। समझौता केस, या अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो 2007 का बॉम्ब ब्लास्ट है ये बेसिकली। असीमानंद वाज द मेन अक्यूज्ड एंड ही हैज बीन एक्विटेड। ओके, तो समझौता एक्सप्रेस आपको पता है इट्स अ बाई वीकली ट्रेन बिटवीन दिल्ली एंड अटारी इन इंडिया एंड लाहौर इन पाकिस्तान। ओके, तो ये याद रखिएगा। दिस वाज स्टार्टेड इन 22 जुलाई 1976। 22 जुलाई 1976 को इसको स्टार्ट किया गया था फॉलोइंग द शिमला एग्रीमेंट। एनआईए क्या है? 2008 का जो मुंबई टेरर अटैक था उसके बाद एनआईए एक्ट आया 2008 का, एंड इन दैट एनआईए एक्ट 2008 दिस एनआईए बॉडी वाज फॉर्म्ड, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बेसिकली इट इज टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया। टेरर से कॉम्बैट करने के लिए इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग एनआईए समझौता एक्सप्रेस। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द हिंदू की तरफ से आपको होली, एंड देयर विल बी नो इशू ऑफ द हिंदू डेटेड मार्च 22 एज होली इज अ हॉलीडे। तो कल आपको कोई भी द हिंदू नहीं मिलेगा, देयर विल नॉट बी एनी द हिंदू एनालिसिस। ओके, सो अब ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये तो हिंदू वाले ही बोल रहे हैं। जब पेपर ही नहीं आएगा तो जबरदस्ती का कैसे हिंदू बनाएंगे यार, है ना।
देखता हूँ मैं, अगर इंडियन एक्सप्रेस आया तो इंडियन एक्सप्रेस बना दूंगा, डोंट वरी। निपा वायरस अलर्ट इन त्रिपुरा। ओके, तो निपा वायरस का अलर्ट त्रिपुरा में हुआ, तो पहले निपा वायरस के बारे में देख लेते हैं। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1999, 1999 में पहली बार इसके आउटब्रेक के बारे में पता चला एमंग पिग फार्मर्स इन मलेशिया एंड सिंगापुर। तो पिग फार्मर्स जो थे मलेशिया और सिंगापुर के, उनको हुआ ये। एंड इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम सुंगाई निप्पा। एक्चुअली एक सुंगाई निप्पा नाम का गांव है जो कि मलेशिया में है। इट्स अ विलेज इन मलेशिया, सुंगाई निप्पा, एंड वहाँ से ही ये नाम इसको मिलता है निपा वायरस का। ओके, इट्स अ निपा वायरस डिसीज। ओके, याद रखिएगा इसको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। एंड इट वॉज देयर इन मलेशियन विलेज वेयर पिग फार्मर्स बिकेम इल विद इंसेफेलाइटिस। ओके, तो वहाँ के पिग फार्मर्स को हुआ ये। एंड फ्रूट बैट्स जो होते हैं, फ्रूट बैट जो टेरोपोडीडे, याद रखिएगा, टेरोपोडीडे फैमिली के जो फ्रूट बैट्स होते हैं टेरोपस जीनस के, दे आर द नेचुरल होस्ट। याद रखिएगा, फ्रूट बैट्स आर द नेचुरल होस्ट एंड फ्रूट बैट्स ऑफ टेरोपोडीडे फैमिली। The virus cannot be transmitted through air, but it is transmitted through direct contact with infected bats and pigs. The virus cannot be transmitted through air. याद रखिएगा, ये भी काफ़ी important sentence है। The virus cannot be transmitted through air. Rather, it's transmitted through direct contact with infected bats and pigs. And human-to-human transmission from other NIV infected people is also reported nowadays. तो human-to-human transmission भी report किया गया है। तो बाकी facts मैंने आपको निपा के बारे में बता दिया। Make sure you remember these facts, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, और वहाँ पे आपको सही करना पड़ेगा, है ना। रेयर कलेक्शन फाइंड्स होम इन सिनेमा म्यूजियम। तो आप सबको पता है सिनेमा म्यूजियम के बारे में, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा। इसके बारे में बस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किस बिल्डिंग में इसको रखा गया था, गुलशन महल। याद रखिएगा, गुलशन महल, GULSHAN, गुलशन महल, एंड वहाँ पे मुंबई में है ये नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे, रेयर कलेक्शन यहाँ पे डाला गया है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैमराज वैमराज, पुराने कैमराज डाले गए हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, बट गुलशन महल मुंबई, ये जो टर्म्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा, है ना। सेफर फिशिंग बोट्स टू बी अनवील्ड टुडे। अब सेफर फिशिंग बोट्स को अनवील किया जाएगा। एंड ओके, तो ये आपको पता है कि साइक्लोन ओखी आया था, बहुत सारे वहाँ पे फिशरमैन कम्युनिटीज़ जो हैं वो हमेशा साइक्लोन के कारण परेशानी रहती है। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव और सेफर बोट्स का एक अनवील किया गया है यहाँ पे केरला में, बेसिकली तिरुवनंतपुरम केरला में। तो इसका नाम है सी ड्रैगन 44। सी ड्रैगन 44, ये नाम याद रखिएगा, सी ड्रैगन 44। अगर आपसे कोई पूछे तो दे आर द सेफर एंड कॉस्ट इफेक्टिव बोट्स विच आर दे आर बिल्ट फॉर सेफर फिशिंग। ओके, याद रखिएगा, इसको सेफर फिशिंग के लिए बनाया गया है। एंड इट इज़ फाउंड बाय साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ फिशरमैन सोसाइटीज़, SIFFS। याद रखिएगा, साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ फिशरमैन सोसाइटीज़। नाम याद रखिएगा, सी ड्रैगन 44। अगर आपसे कोई पूछे कि सी ड्रैगन 44 क्या है, तो फिर याद रखिएगा ये क्या है, इट इज़ बेसिकली अ सेफर बोट, कॉस्ट इफेक्टिव बोट। और क्यों 44 ये है, बिकॉज द मॉडल इज़ 44 मीटर लॉन्ग। ओके, इट्स 44 मीटर लॉन्ग। एंड इधर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे सी ड्रैगन 44 के रिगार्डिंग, तो उसको भी याद रखेगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस नाउ। ओके, तो और होली में कुछ प्लान हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या है, क्या बन रहा है किसके घर में। आप अपने अपने तरफ की स्पेशलिटी बना सकते हैं। हमारी तरफ तो एक गुजिया वुजिया बनती है, वही स्पेशलिटी है। आप लोग की तरफ क्या है बताइएगा। अबाउट 44% ऑफ PM किसान बेनिफिशियरीज अवेट पेमेंट फ्रॉम सेंटर। तो अभी भी 44% PM किसान बेनिफिशियरी जिनके नाम मिले थे, उनमें से उनको पेमेंट करना बचा हुआ है, उनको पेमेंट अभी नहीं गई है। तो PM किसान के बारे में आप सबको पता है कि 2-2 हज़ार रुपये की पहले 3 किस्तें देंगे, 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। 6,000 रुपीज़ पर ईयर विल बी गिवन टू दोज फार्मर्स हु आर हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ओके, 2 हेक्टेयर से कम लैंड, 2 हेक्टेयर मतलब कि 5 एकड़, 2 हेक्टेयर्स और 5 एकड़, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 2.5 एकर्स एंड 2 हेक्टेयर इक्वल्स टू 5 एकर्स। तो 5 एकड़ से कम जिसके पास लैंड है या 2 हेक्टेयर से कम जिसके पास लैंड है, उनको ये पैसा दिया जाएगा। अब 0 से 1 हेक्टेयर वालों को मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है, और 1 से 2 हेक्टेयर वालों को स्मॉल फार्मर्स कहा जाता है। ये भी एक टर्म याद रखेगा। स्मॉल फार्मर्स मतलब 1 to 2 हेक्टेयर्स, मार्जिनल फार्मर्स मतलब 0 to 1 हेक्टेयर। ओके, तो अगर आपसे कहीं पूछे कोई कि क्या है मार्जिनल फार्मर्स, क्या है स्मॉल फार्मर्स, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डेटा, बेसिकली यहाँ पे डिक्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। रिसेंटली आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज़ होने वाला था, लेकिन उसको रिलीज़ नहीं किया गवर्नमेंट ने, बोला कि ये क्रेडिबल डेटा नहीं है। इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में थे उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया। नो, ये आर्टिकल उसी के ऊपर लिखा गया है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में जो इंटरफेरेंस शुरू हो गया है, प्लस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक तरह के डिमीन करने की कोशिश की जा रही है, उनके डेटा को नहीं पब्लिश किया जा रहा है, तो बेसिकली उनकी पूरी मेहनत बर्बाद जा रही है। ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेटा बाय द गवर्नमेंट, दिस इज द सेपरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेटा बाय द गवर्नमेंट, जिसके कारण नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लोगों ने रिजाइन भी कर दिया। एंड मोर देन 100 इकोनॉमिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट हैव रिलीज अ स्टेटमेंट डिक्राइंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। तो काफ़ी ज़्यादा जो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की, खास तौर पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जो कि इकोनॉमी रिलेटेड डेटा को रिलीज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं जा रही है, उसकी इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं इंटरफेयर की जा रही है। ओके, ऑथर सेज दैट वाइल डिक्लाइनिंग डेटा क्वालिटी हैज़ बीन एन इशू फॉर अ वाइल। देखो, डेटा क्वालिटी भी हमारे कंट्री का अच्छा नहीं है। आवर कंट्री डज नॉट हैव प्रॉपर डेटा क्वालिटी। जितनी डेटा को मतलब कि डेटा क्वालिटी को मतलब इन द सेंस कि कितना ज़्यादा ट्रस्टफुल डेटा है, बिल्कुल वो इशू है। लेकिन डेटा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी इंडिपेंडेंस का जो इशू है वो नया है। ओके, डेटा क्वालिटी पहले भी ख़राब थी, पहले बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस थे एटलीस्ट वो फ्री थे पहले, अब वो भी फ्री नहीं रह रहे हैं। तो दीज आर द ट्विन डिफेक्ट्स इन द इंटायर डेटा सिस्टम। पूरे डेटा सिस्टम में दो डिफेक्ट्स अब आ गए हैं। तो डेटा क्वालिटी का डिफेक्ट है, दूसरा इंस्टीट्यूशंस भी अब फ्री नहीं है। मतलब अगर आपका डेटा गवर्नमेंट फ्रेंडली है तब तो आपको पब्लिश किया जाएगा, तब तो आपको अच्छा बोला जाएगा, लेकिन अगर आपका डेटा गवर्नमेंट फ्रेंडली नहीं है तो फिर आपके डेटा को ना पब्लिश किया जाएगा, प्लस आपकी वर्किंग को भी इंटरफेयर किया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने पहले क्या हुआ कि CSO बनाया गया, स्टैटिस्टिकल एडवाइज़र बनाए गए, कमिटीज़ बनाई गई थी। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा इनको प्रमोशन मिला था, लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट का जो माहौल है वो ये है बेसिकली कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी खिलवाड़ होने लगा, इंटरफेरेंस होने लगी, उनको डेटा को पब्लिश नहीं किया जा रहा है। अब ये जो स्टैटिस्टिकल कमीशन थी, इसको बनाने के पीछे जो व्यक्ति थे उनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस, PC महालनोबिस एंड जवाहरलाल नेहरू। बेसिकली दे आर द पीपल बिहाइंड दिस नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। एंड PC महालनोबिस हैज़ फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन 1931। 1931 में PC महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बना दिया था। 1931 में PC महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बना दिया था। और PC महालनोबिस के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो कि नहीं लिखी हुई यहाँ पे। सेकंड 5 ईयर प्लान जो बोलते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान, देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो हैरेड डोमर मॉडल पे था, हैरेड डोमर मॉडल। ओके, सेकंड जो 5 ईयर प्लान था कहते हैं वो सोशलिज्म रिलेटेड प्लान था, और उस प्लान को लाने के पीछे PC महालनोबिस का हाथ था। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड 5 ईयर प्लान, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि PC महालनोबिस किस 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा प्लान था जो कि एक्सटेंसिवली सोशलिज्म रिलेटेड था, वो सेकंड 5 ईयर प्लान ही था। ओके, सो दीज आर द टर्म्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑथर ने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि डाटा की वजह से हो जाती हैं, डाटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इकोनॉमी रिलेटेड डेटा तो और ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि वो बताता है कि आप डेवलपिंग हैं, डेवलप्ड हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, क्या और किस पेस से आपको डेवलप करना चाहिए। तो पहले आपको प्रॉब्लम तो पता ही होनी चाहिए, और वो प्रॉब्लम डेटा ही आपको बता सकता है। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू एनालाइज व्हाट द प्रॉब्लम इज़ यू हैव टू ट्रस्ट द डेटा। तो वही सारी चीज़ें ऑथर ने कही कि आपको इंस्टीट्यूशन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड डेटा कलेक्शन अगर एबिलिटीज़ अंडरमाइन हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो पूरी कंट्री के लिए रिग्रेटेबल रहेगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन देयर सेड बाय द आर्टिकल। जो पहला आर्टिकल अ लॉट टू लूज है, बेसिकली वो तमिलनाडु पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। रियलिटी ऑफ इम्प्यूनिटी, रिटोरिक ऑफ ह्यूमन राइट्स, बेसिकली जो आर्टिकल है ये पुलिस टॉर्चर के ऊपर है। पुलिस टॉर्चर के ऊपर है कि पुलिस की जो कस्टडी होती है उसमें बहुत सारी डेथ्स होती हैं, पुलिस कस्टडी में ही डेथ्स हो जाती हैं। बहुत सारा उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। कभी कभी उनको गवाह मतलब जो उन्होंने जुर्म किया है उसको कबूलने के लिए बहुत बार उनके ऊपर फोर्स किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑथर हाईलाइट दैट चांसेस ऑफ एनी एक्शन अगेंस्ट एरिंग पुलिसमैन आर स्लिम। मतलब अभी जो केस हुआ है सीतामढ़ी बिहार में भी ऐसा केस हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ होना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तो NHRC अपनी चिट्ठी लिखेगा, और NHRC अपने आप में एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, केवल एक रिकमेंडेशन दे सकती है, ना कि वो एक्ट कर सकती है। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज देयर। ओके, एंड ऑथर सेज दैट पुलिस टॉर्चर इज एंडेमिक अक्रॉस ऑल द पुलिस स्टेशन इन इंडिया। पुलिस जो टॉर्चर है वो लगभग हर पुलिस स्टेशन में होता है। एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल शोज दैट लास्ट ईयर देयर वर 144 डेथ्स इन पुलिस कस्टडी।
144 डेथ जो थी वो केवल और केवल पुलिस कस्टडी में ही हो गई लास्ट ईयर। तो दिस इज़ द एक्सटेंट टू विच पुलिस टॉर्चर होता है। एंड ये सारी चीज़ें ऑथर ने इसी के बारे में डिस्कस किया है काफ़ी कुछ कि ये परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। और काफ़ी जगह जैसे तेलंगाना और ये है कि वहाँ पे जब प्रिजन्स में वो कैदियों को लेके जाते हैं, अगर उनके ऊपर चोट के निशान है या उनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि वो टॉर्चर किए गए हैं, तो उनको वो प्रिजन में लेने से मना कर देते हैं और उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की बात करते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं और केवल इन चीज़ों से आप नहीं बचा सकते हैं कैदियों को, और इन चीज़ों से केवल आप पुलिस टॉर्चर को नहीं एंड कर सकते हो। तो वही चीज़ें ऑथर ने कही कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ओवरलुक करने का, प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए सर्वेलेंस करने का, मॉनिटरिंग करने का, कि ऐसा भी ना किया जाए। देखो, जो सज़ा है वो 2 बार नहीं मिलनी चाहिए, डबल आपको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए सेम क्राइम के लिए। एक बार आपको पनिशमेंट अगर सपोज आजीवन कारावास की दे दिया गया है बाय द पुलिस, बाय द कोर्ट्स, तो फिर आपको उसमें मारने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन डिस्कस्ड इन द आर्टिकल। एंड वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यूज़फुल टूल बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है फॉरेक्स स्वैप की। जो अभी फॉरेक्स स्वैप की बात की जा रही है, आरबीआई ने अभी शक्तिकांता दास ने अनाउंस किया था कि हम फॉरेक्स स्वैप करेंगे। अब मैंने कल आपको बताया था फॉरेक्स स्वैप के अंतर्गत क्या होता है कि बैंक्स से डॉलर खरीदेगा आरबीआई, बैंक्स से डॉलर खरीदेगा। फॉरेक्स स्वैप का मतलब होता है कि आज आप हमको अपनी करेंसी दो, हम आपको रुपीज़ देंगे, एक फ्यूचर डेट में वी विल रिवर्स दिस ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, अभी आरबीआई बैंक्स से, जो बैंक्स है बाकी इंडिया में, उनसे 5 बिलियन डॉलर का डॉलर ले रहा है, 5 बिलियन डॉलर्स ले रहा है। 5 बिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट रुपीज़ वो इन्फ्यूज़ करेंगे मार्केट में, 5 बिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट रुपीज़ मार्केट में डालेंगे। 2022 में, 2022 में, मतलब कि 3 साल बाद सेम चीज़ रिपीट होगी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि 5 बिलियन डॉलर आरबीआई देगा और पूरा उसके इक्विवेलेंट रुपी ले लेगा। सो बेसिकली दिस इज फॉरेक्स स्वैप। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट, जो अभी हम देख रहे हैं कि रुपीज़ जब आएगा मार्केट में तो बेसिकली लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने का एक टूल है। तो फॉरेक्स स्वैप इज अ टूल फॉर लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। ओके, तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने की बात है, 35,000 करोड़ से ज़्यादा रुपीज़ इन्फ्यूज़ हो जाएंगे मार्केट में। फिर इट विल ऑल्सो इंक्रीज द आरबीआईज डॉलर रिजर्व। आरबीआई का जो डॉलर रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। एक और पॉइंट इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको बताता हूँ कि ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं उन पर डिपेंडेंस कम हो जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने का जो काम रहता है उन पर डिपेंडेंस कम हो जाती है, मतलब बिना ओएमओज को सेल किए ही आप लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर सकते हो। ठीक है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो नहीं हो रहा था प्रॉपर इंडिया में, जैसे कि रेपो रेट बढ़ाने घटाने से भी, उसका भी रीज़न यही रहता है कि लिक्विडिटी को बढ़ाना है घटाना है। तो बेसिकली वहाँ पे भी आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्यूजन में भी आप डिपेंडेंट नहीं हो, तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पे डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि इसमें तो सीधे सीधे मार्केट में पैसा आ जाएगा। फिर इससे बॉन्ड यील्ड जो रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाती है। तो दैट इज द थिंग, दैट इज अनदर बेनिफिशियल पॉइंट। एंड फॉरेक्स स्वैप विल बी यूजफुल एडिशन टू आरबीआई's पॉलिसी टूल किट एज इट ऑफर्स सेंट्रल बैंक अ चांस टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बोथ द वैल्यू ऑफ रुपीज़ एज वेल एज लिक्विडिटी। तो एक तो उन्होंने देखो फॉरेक्स जब उनके पास आया तो उन्होंने रुपीज़ को भी, जो पैसा है रुपया है उसको, उसकी वैल्यू को भी मैनिपुलेट कर लिया और लिक्विडिटी को भी मैनिपुलेट कर लिया। तो ये जो फॉरेक्स स्वैप है बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट है जिससे आप दोनों चीज़ें हैंडल कर सकते हो। एक तो रुपी को अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होने से बचा सकते हो, दूसरा आप जो आप लिक्विडिटी है उसको भी बढ़ा घटा सकते हो। तो दिस इज द एडेड एडवांटेज। Editorial says that whether banks pass on the advantage of more cash with them to consumers will determine the success of this scheme। अब देखो, बैंक्स के पास तो रुपए आ जाएंगे, देखो 35,000 करोड़ लगभग रुपए बैंक के पास आ जाएंगे, सारे जो बैंक्स हैं जिन्होंने डॉलर दिए रहेंगे उनको उसके इक्विवेलेंट रुपए मिल जाएंगे। लेकिन वो रुपया वो मार्केट में डालते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करेगा, कि ये बताएगा कि कितना सक्सेसफुल ये स्कीम रही या नहीं रही। क्योंकि अब लिक्विडिटी इन्फ्यूज तो तभी होगी ना जब बैंक्स लोन देंगे, ज़्यादा लोन देंगे, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, लोन ज़्यादा देंगे, तब जाके इनका बेनिफिट मिलेगा लोगों को। और वही चीज़ अब देखनी है कि क्या इसका ट्रांसमिशन होता है कि नहीं। जो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है बेसिकली ये सीईसी की इंडिपेंडेंस के ऊपर है। अभी रिसेंटली सीईसी ने बोला कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनल्स पूरे नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम अभी इंडिया में कहीं पे भी इलेक्शंस करा सकते हैं, इतना हमारे यहाँ सिक्योरिटी के प्रबंध है। दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा लोग बोल रहे हैं कि ये जो है ये एडवांटेज बीजेपी को देने के लिए, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। ऐसा ही सेम 1971 में भी हुआ था। 1971 में कांग्रेस को एडवांटेज देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बोला था।
तो ऑथर का बेसिक आर्गुमेंट ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी को बेनिफिट मिलता है, इलेक्शन कमीशन को जनरली जो सेलेक्ट किया जाता है वो कोई ऐसा प्रोसेस बहुत ऐसा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है उनके सिलेक्शन की। प्लस उसी कमेटी में ऐसे मेंबर्स भी नहीं है जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। तो वही सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की ज़रूरत है ताकि और ज़्यादा फुल प्रूफ सिस्टम रहे और ऐसे लोग ना बने इलेक्शन कमिश्नर जो कि आप यस सर टाइप के लोग, जो कि जो रूलिंग पार्टी है उसको यस सर बोलते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। और अभी जो प्रेजेंट के हमारे सीसी हैं वो है सुनील अरोरा, उनका नाम याद रखिएगा। जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुनील अरोरा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। आज ज़्यादा न्यूज़ इधर साइड नहीं थी। ओके, ब्रेक्सिट में यार वो आर्टिकल 50 याद रखना, लिस्बन ट्रीटी का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कजाकिस्तान रीनेम्स कैपिटल, कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल को रीनेम कर दिया है। नए प्रेसिडेंट टेक्स ऑफिस, न्यू प्रेसिडेंट हैज़ टेकन ऑफिस। कजाकिस्तान न्यू इंटरिम प्रेसिडेंट वाज सॉर्न इन वेडनेसडे, कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट आ गए हैं। अब उन्होंने कैपिटल को रीनेम किया, जब पहली चीज़ हुई है वो रीनेमिंग ऑफ द कैपिटल है। अभी जो प्रेजेंट कैपिटल है वो है अस्ताना, द नेशनल कैपिटल इज अस्ताना एट प्रेजेंट। अब उसको चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया। तो कजाकिस्तान की जो नई कैपिटल है वो है नूर सुल्तान, अभी तक थी अस्ताना। नूर सुल्तान और सुल्तान ऑफ द लाइट ये बोला जाता है, इसको नूर सुल्तान या सुल्तान ऑफ द लाइट बोला जाता है। जो अस्ताना थी बेसिकली उसको कैपिटल बनाया गया था 1997 में, और तब अलमाती से कैपिटल ट्रांसफ़र की गई थी। कजाकिस्तान की कैपिटल पहले अलमाती थी विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी, वहाँ से ट्रांसफ़र की गई थी अस्ताना इन 1997। अब अस्ताना से नूर सुल्तान कर दी गई, तो दैट इज़ अनदर फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर, नूर सुल्तान कर दी गई। ओके, यहाँ पे मोज़ाम्बिक में आपको इडाई साइक्लोन याद रखना, ये उसका उसी के दृश्य हैं कुछ कि क्या क्या नुकसान किया गया है बाय दैट साइक्लोन इडाई, याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पेज, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स थे आज। यस, एविडेंस ऑफ वाटर फाउंड ऑन एस्ट्रॉइड बेनू। ओके, तो एस्ट्रॉइड बेनू को पढ़ने के लिए जो नासा का मिशन है उसका नाम है ओसाइरस रेक्स। रिमेंबर दिस नेम, ओसाइरस रेक्स। अगर आपसे कोई पूछे ओसाइरस रेक्स किसको स्टडी कर रहा है तो आपको एस्ट्रॉइड बेनू याद रखना है, एस्ट्रॉइड बेनू। वहाँ पे वाटर के एविडेंस ऐसे हैं कि मिले हैं, दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। वर्ल्ड स्पैरो डे के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है। वर्ल्ड स्पैरो डे मैंने कल बताया था कि 20 मार्च को होता है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को होता है। दैट मार्क्स द प्रोग्रेस ऑफ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गंजम इज़ द फर्स्ट स्पैरो फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ओके, गंजम द फर्स्ट स्पैरो फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा बन गया है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। ओके, टीबी सर्विसेज विद प्राइमरी हेल्थ सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट लैंसेट इज सेइंग। लैंसेट आप सबको पता है मेडिकल जर्नल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में जो है वो हाईएस्ट बर्डन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, बहुत ज़्यादा बर्डन है ट्यूबरकुलोसिस का। दिस इज़ व्हाट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया है एलिमिनेशन का, दैट इज़ बाय 2025, याद रखिएगा। इंडिया हैज सेट द टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025 विच इज़ 5 years अहेड ऑफ द SDG, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बोला गया है कि 2030 तक करो। इंडिया बोलता है कि हम 2025 तक कर लेंगे। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग। ओके, सो दैट इज द थिंग। और लैंसेट का कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम ऐसा 2025 तक कर लेंगे, हम तो 72% रिडक्शन कर पाएंगे मॉर्टेलिटी में बाय 2035 और 57% रिडक्शन कर पाएंगे इंसिडेंस में बाय 2035। तो 2035 तक जाके 57% रिडक्शन होगा। दिस इज व्हाट लैंसेट इज सेइंग। एंड हम कह रहे हैं कि नहीं, हम 2025 तक इसको पूरा एलिमिनेट कर देंगे। तो वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अनरियल टारगेट लगता है, याद रखिएगा। लैंसेट ने ऐसा कहा है। और वर्ल्ड का हाईएस्ट जो ट्यूबरकुलोसिस बर्डन है वो इंडिया पे ही है, और हमने टारगेट सेट किया है 2025 तक एलिमिनेट करने का। सो दीज आर द थिंग्स। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप नहीं 2 न्यूज़ और हैं यार, रुको। व्यू ऑफ यूरोप्स फर्स्ट अंडर वाटर रेस्टोरेंट, ये यूरोप का पहला अंडर वाटर रेस्टोरेंट है जिसका नाम अंडर ही रखा गया है। द नेम इज़ अंडर, इट इज़ यूरोप्स फर्स्ट अंडर वाटर रेस्टोरेंट। एंड ये बाली नॉर्वे में, ये दूसरा बाली है, बाली नॉर्वे में है ये। ओके, दैट इज़ द थिंग, ये भी याद रखिएगा। गूगल अनवील्स गेमिंग सर्विसेज, स्ट्रीमिंग गेमिंग सर्विसेज। अब गूगल ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग गेमिंग सर्विसेज जैसे कि नेटफ्लिक्स है ना, वैसे गेमिंग का स्टार्ट कर दिया है। और इसका नाम जो है वो स्टाडिया रखा है, STADIA। द न्यू सर्विस इज कॉल्ड स्टाडिया। अगर आपसे कोई पूछे स्टाडिया क्या है, इट्स अ न्यू ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज, स्ट्रीमिंग गेमिंग सर्विसेज। किसका है ये गूगल का है। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गूगल क्रोम कास्ट आप लेते हैं इनएक्सपेंसिव, तो आपको ये स्ट्रीमिंग वीडियोस मिल जाएंगे। स्टाडिया इसका नाम है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाडिया याद रखिएगा।
फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट नेशन एंड इंडिया स्लिप्स टू 7th स्पॉट। सेवन स्पॉट्स इंडिया रैंक गिर गया नीचे और 140th पे रहा। अब ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज किया गया, बेसिकली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो देखो यहाँ लिखा है कि इंडियंस आर नॉट हैप्पी इन 2019 एज देवर इन 2018, बिकॉज जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थी उसमें हम पहले 133rd पोजीशन में थे, 133rd पोजीशन में थे 2018 में। नाउ वी आर 140th पोजीशन। अब हम कहाँ पर हैं? वर्ल्ड की 140th कंट्री बन गए हैं, मतलब हैप्पीनेस में, मतलब वी आर नॉट दैट मच हैप्पी इन 2019। और जो कंट्री ने टॉप किया है दैट इज Finland. It is the second year in a row where Finland topped this report, and this report was developed by Sustainable Development Solutions Network (SDSN). याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि SDSN फॉर यूनाइटेड नेशंस, ये निकालता है इसकी रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी गिर गई है? वो गिर गई है 7 स्पॉट नीचे, 133 से 140 हो गई है। और जो कंट्री टॉप की है वो है फिनलैंड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और इसमें केवल 156 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है, उनमें से हम 140वें नंबर पर। देख लो हमारी खुशी कहाँ पर है। जो वेरिएबल्स हैं बेसिकली वो है सपोर्ट, ये है वो है वेलबींग, इनकम, फ्रीडम, ट्रस्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट्स एंड जेनरोसिटी। ये सारे फैक्टर्स हैं, इनकम, फ्रीडम, ट्रस्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट एंड जेनरोसिटी। ये सारे इसके वेरिएबल्स हैं जिनको कवर किया जाता है। SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, और उसकी रिपोर्ट 140th पोजीशन इंडिया की है। बांग्लादेश 125th पे है, पाकिस्तान 67th पोजीशन पे है, चाइना 93rd पे है। तो देखो यार, सब इंडिया के ही खिलाफ है ऐसा लग रहा है, और इंडिया ही खुश नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग फ्रॉम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।